हो चुकी है, उस पूरी बात को एक बार समअप करना है। बस उसका जो सार संक्षेप है उस पर एक बार बात कर लेंगे। उसके पहले अगर किन्हीं को कोई प्रश्न रह गया हो जिस पे बात करना हो तो उसको कर सकते हैं। अगर किसी तरह की जिज्ञासा हो, अपने जीरे से जुड़ा हुआ कोई मामला है जिस पे चर्चा होनी हो तो उसको जरूर कर लें। माइक दे दीजिए। सर जी, मैंने आपसे कि आप परमात्मा आत्मा, तो आपने बताया मन, चित्त, वृत्ति, बुद्धि, इसके बाद आत्मा। तो उसी पे आप प्रकाश डालिए, थोड़ा उसको अपने ढंग से समझाइए। अभी उसको लास्ट में थोड़ा सा कर दूंगा जब इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो जो पीपीटी आएगी हाँ, उसे कंक्लूड कीजिएगा। थैंक यू। आपके बात को कनेक्ट कर दूंगा। जी बताएं। और किन्हीं का कोई प्रश्न? भैया, जब इस तरह की हम चर्चा करते हैं या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो पर्टिकुलरली बाकी मूल्यों पे तो एक समझ एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन जब प्रेम की बात आती है तो वहाँ पर क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है प्रेम को लेकर के। और प्रेम में पर्टिकुलरली व्यक्ति विशेष के साथ जो प्रेम है व्यक्तिगत स्त्री पुरुष का है, उस कंटेंट को किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ रख पाएँ। तो क्योंकि वो बार बार उसी पर जाके सुई अटकती है उनकी, और फिर उसमें फिर जो फिज़िकल रिलेशनशिप है उस पर भी बातचीत आती है, चाहे वो हग हो या किस हो या उस तरह की जो बात आती है। और इस पर क्योंकि बहुत ओपनली बात की भी नहीं जाती, जबकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग सभी लोग प्रभावित हैं। परंपरा में भी इसको ब्रह्मचर्य के ऊपर काफ़ी चर्चा भी हुई है, तो उसका भी जैसे समय सीमा भी परंपरा में निर्धारित किया था। गुरुकुल जो में जो समय है लगभग 25 साल का जो समय है शिक्षा का, उसके बारे में भी बात हुई है। तो उसको मध्यस्थ दर्शन में या इस कॉन्सेप्ट में हम कैसे ले सकते हैं। यहाँ स्वनारी स्वपुरुष की बात हुई है, लेकिन कहीं कहीं ये बात भी है कि जो फिज़िकल रिलेशनशिप है वो केवल वंश को आगे बढ़ाने के लिए है, प्रजनन के लिए है। जो 4 विषय की बात की गई है तो वहाँ पर इस तरह से भी बात रखी गई है। तो फिर अगर स्वनारी स्वपुरुष भी हैं तो वहाँ भी क्या कोई क्राइटेरिया है, कुछ उसमें गाइडलाइंस होती हैं कि वो भी है तो संवेदना का सुख ही है। तो उसमें आप उसको कैसे देखते हैं और आप अपने जीवन में उसको कैसे देख पाते हैं। हालांकि टॉपिक थोड़ा सा ओपनली बात करने का है नहीं, लेकिन मुझे लगता है बात करेंगे तो सबको बेनिफिट भी होगा इससे। जी, उस पे एक लेवल की बात तो उस दिन हुई थी, लेकिन मैं उसको फिर से एक बार जैसे देखता हूँ उसको कह देता हूँ। मुद्दा जो फंसता है आज के दिन यूथ में वो तो फिजिकल रिलेशनशिप का है, और वो शरीर से शरीर के संबंध की बात है, उसको जिस रूप में भी वो लेते हैं। और ये शरीर से शरीर का संबंध तो है नहीं। ये बात जिस तरह से भी हम ध्यान दिला पाए, तो उस दिन जो चर्चा हुई थी उसको एक बार आप सुनेंगे वीडियो में, तो एक तरह से मैंने उसमें बात की है। मुद्दा लेकिन यही है कि उनको ये ध्यान दिलाना कि संबंध मैं का मैं से, संबंध शरीर का नहीं है। ये बात किस रूप में उनको ध्यान जाएगी, उसके लिए मैंने जो प्रयोग किया या करता रहा हूँ वो तो यही है कि वो चर्चा को ओपन करते हैं ताकि उनके जो इनपुट्स हैं वो आ जाएं, और उन इनपुट्स के साथ उनके द्वारा जो इनपुट आ रहा है उसी पे प्रश्न फिर खड़ा किया जाए कि भाई इसको संबंध कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ये जो वासना है, जो लस्ट है, उसको आप लव का नाम देंगे तो ये ठीक है कि नहीं? बैठता तो नहीं है।
तो इस पे बेसिकली उनको शिफ्ट करना है, उनको ध्यान जाना है। अब मुद्दा आता है कि शरीर से शरीर संबंध का क्या औचित्य है और उसको कैसे देखते हैं। तो वो तो बहुत निश्चित सामाजिक नियम के तहत वैवाहिक विवाह संस्कार की परंपरा रही है हर समाज में, हर तरह के जीने वाले लोगों में। तो उस विवाह संस्कार के उपरांत शरीर से शरीर संबंध बनाने की स्वीकृति समाज द्वारा प्रदान की जाती है, और वही स्वनारी स्वपुरुष की बात है। तो उसके पहले वो स्वीकृति है नहीं, वो सामाजिक नहीं है। उसके पहले अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो फिर उसको प्रेम हम नहीं कह सकते, मतलब स्नेह भी नहीं कह सकते, प्रेम तो दूर की बात है। तो वो तो एक अट्रैक्शन, इन्फेक्चुएशन, या जो भी उसको नाम दे, लस्ट नाम दे, जो भी नाम दे, मतलब वो शरीरगत है। वो मैं से मैं का संबंध तो नहीं। संबंध को जब मैं से मैं का देखेंगे तो फिर कोई अंतर दिखेगा नहीं। सारे संबंधों में जितने भी संबंध हैं, जो 7 संबंधों की बात बाबा जी कर रहे हैं, उसको कहें या जिस तरह से परंपरा में संबंधों को देखते रहें, वो किसी भी संबंध में संबंध को जब मैं से मैं के संबंध को देखते हैं तो कोई अंतर तो नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर उसको शरीर तक ले जाते हैं तो वो अंतर दिखता है। तो शरीर तक जब ले जा रहे हैं तो वो वैवाहिक कार्यक्रम है, विवाह संस्कार है, उसके उपरांत उस पर बात हो सकती है। उसके उपरांत भी शरीर से शरीर की परंपरा बनी रहे, इस अर्थ में शरीर से शरीर के संबंध की बात होती रही है। लेकिन हम अगर उस चेतना पे नहीं जी रहे हैं, उस स्तर पे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो संवेदना को, या तो संवेदना समीक्षित हो जाए या उस संवेदना का प्लेसमेंट हो जाए। तो जैसे इसको बहुत स्थूल उदाहरण से मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि संवेदना कोई गलत चीज़ तो है नहीं। भाई आप सूंघ के खाना को या जीभ पे रखते ही आपको पता चलता है कि ये शरीर के लिए ठीक है कि नहीं है। ये संवेदना का सदुपयोग हुआ ना। उस संवेदना का जब सदुपयोग करते हैं तो हम शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। इसी तरह से स्पर्श की संवेदना है, उसका भी सदुपयोग सोच सकते हैं। तो जो शरीर से शरीर के संबंध बनाने की जो बात है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ला में सुख नहीं है, ये बात ध्यान में आ गई, आप फिर खाएंगे रसगुल्ला को जितने आपके शरीर के लिए आवश्यक लगेगा, उससे अधिक फिर नहीं खाएंगे। वो शरीर के नुकसान के लिए तो नहीं खाएंगे, कम से कम सुखी होने के लिए नहीं करेंगे उसको। ये बात पे मुझे लगता है कि ध्यान जाएगा कि सुखी होने के लिए फिर संवेदना नहीं है। संवेदना का जो सदुपयोग है शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में, उस अर्थ में प्रयोग करेंगे, और स्पर्श की संवेदना का जो प्रयोजन समझ में आता है वो अगली पीढ़ी के शरीर बन सके इस अर्थ में। लेकिन अगर इतना नहीं समझ बनी है तब तक अगर वो संवेदना अपने को बहुत परेशान करती है तो इसी अर्थ में वो पति पत्नी संबंध है। तो ब्रह्मचर्य को 2 तरह से मुझे लगता है कि कहते रहे हैं कि विवाह के पहले 25 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य कह रहे हैं वो एक तरह का है। जब आप गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं और पति पत्नी संबंध में हैं और उसके अन्यथा नहीं कुछ सोचते हैं तो वो एक तरह का ब्रह्मचर्य उसको कहते हैं, केवल पति पत्नी संबंध में। बाकी संबंधों मतलब बाकी और कहीं विचार नहीं जाता है उस अर्थ में। ठीक है, ठीक है। तो पूरी बात को एक बार सम अप कर लेते हैं, जो 8 दिन में कहना चाह रहे थे वो पूरी बात क्या है उसको एक बार सम अप कर लेते हैं, फिर आगे की थोड़ी योजना कार्यक्रम पे बात कर लेंगे, और फिर जिन लोगों का फीडबैक बचा हुआ है, शेयरिंग बचा हुआ है, उनका शेयरिंग स्वमूल्यांकन सुनेंगे, और लंच करके फिर आप लोग को नमस्ते करेंगे। इस आशा से कि फिर मुलाकात होगी, ऐसी आशा तो बनी ही रहनी चाहिए। तो पूरी बात को जब शुरू करते हैं तो बात तो शुरू यहीं से होती है कि सुविधा की आवश्यकता है,
शरीर को चलाने के लिए सुविधा की आवश्यकता है, इस बात को समझना बहुत आसान है। इसलिए शुरू वहीं से करते हैं, जो आसान है वहीं से शुरू करते हैं ताकि आदमी को जल्दी समझ में आ जाए। लेकिन धीरे धीरे फिर उनसे पूछते हैं कि भाई केवल सुविधा की आवश्यकता है क्या? तो ये ध्यान में आता है कि केवल सुविधा की आवश्यकता तो नहीं है, सुविधा के साथ साथ संबंध की भी आवश्यकता है। हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, लेकिन केवल संबंध पूर्वक जी लेने से काम हो जाएगा क्या? कैसे संबंध पूर्वक जिएंगे? तो ये ध्यान जाता है कि अगर बिना समझे संबंध पूर्वक जीने जाते हैं तो झगड़ा ही होता है। इसलिए सही को समझ के संबंध पूर्वक जीते हुए सुविधा की आवश्यकता को पहचान के उसको पूरा कर लेना, ये कार्यक्रम बनता है हर आदमी का। हर आदमी का ये कार्यक्रम बनता है। और ऐसा जी के, तीनों के साथ जी के, जो बड़ा वाला गोला है इसके साथ जी के ही हम मानवीय चेतना में जी पाते हैं, और ऐसा जी के ही हम सुखी समृद्ध हो पाते हैं, और यही हमारी मूल चाहना है। तो जीव चेतना में अगर केवल सुविधा के लिए जी रहे हैं तो जीव चेतना में जी रहे हैं। तो जीव चेतना में जो जीता हुआ मानव है वो मानव चेतना में चला जाए, इसके लिए शिक्षा संस्कार की आवश्यकता है। ये जो शिक्षा संस्कार है इस ट्रांसफॉर्मेशन को इनेबल करता है। तो ये काम जो है शिक्षा संस्कार के माध्यम से होना है। तो जीव चेतना से मानव चेतना की तरफ जाना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इतना ही शिक्षा संस्कार को करना है। सारा शिक्षा संस्कार जो है इतने के अर्थ में। तो ये बात शुरू यहीं से किए थे। इसी को जब थोड़ा और फैला के देखते हैं तो वो ऐसा दिखता है कि समझना है किसमें? स्वयं में। तो पीपीटी में ध्यान नहीं जाता, जैसे यहाँ पे जब लिखते हैं ना समझ, तो किसमें? इन द सेल्फ। संबंध मानव के साथ, सुविधा शेष प्रकृति के साथ, इसी को थोड़ा फैला दिया। तो समझ किसमें? स्वयं में। क्या समझना है? स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझना। इसको समझने के आधार पे संबंध में न्याय को सुनिश्चित करना है। तो मानव के साथ न्याय को सुनिश्चित करना है। कहाँ से करना है? परिवार से शुरू करके विश्व परिवार तक। उसी से उभय सुख और अखंड समाज हो जाएगा। ये जो सुविधा की आवश्यकता है, वो व्यवस्था में भागीदारी जो हम करेंगे उससे सुविधा की आवश्यकता पूरी होगी। किसके साथ? तो प्रकृति समग्र के साथ। उसमें परिवार व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक कर पाएंगे तो मानव लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी, सार्वभौम मानवीय व्यवस्था बनेगी। इसी को कहा मानवीय चेतना। यही मानवीय चेतना है, और इसी मानवीय चेतना से मानवीय व्यवस्था की बात है, सार्वभौम व्यवस्था की बात है। तो मानवीय चेतना होगी तो इससे सार्वभौम मानवीय व्यवस्था बनेगी, तो अखंड समाज होगा और फिर सार्वभौम व्यवस्था होगी, और इसकी मानवीय परंपरा बनाने की बात है। तो मानव चेतना से मानवीय व्यवस्था। तो बात यहीं से शुरू हुई थी और फैल के इतनी ही जाती है। ये पूरी बात इतनी ही है अगर उसको देखें तो। उस बीच में यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी बात हम लोगों ने किया। उसमें से एक अपने हम लोगों ने लक्ष्य को तय किया, और उस लक्ष्य को देखा कि सुखी होना, समृद्ध होना और उसकी निरंतरता है। और उस लक्ष्य को जब सुख को समझने गए तो वहाँ से ये कार्यक्रम निकला कि व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना। क्योंकि हमारा जीने का फैलाव जो है ये 4 स्तर है। ये 4 स्तर पे हमारा जीना है। तो 4 स्तर की व्यवस्था को समझ के 4 स्तर की व्यवस्था में हम जी पाएं, यही कार्यक्रम बनता है। तो हर स्तर की व्यवस्था को समझना और हर स्तर की व्यवस्था में जी। तो यहाँ से हम लोगों ने सहज स्वीकृति पे ध्यान देने का प्रयास किया, सहज स्वीकृति को समझा, और सुखी होने के अर्थ में ये ध्यान गया कि व्यवस्था को समझना, जो मुझे सहज स्वीकार्य है उसको देख पाना और उसको अपने में चला पाना मेरे निरंतर सुख का स्रोत। तो यहाँ से चारों व्यवस्था पे एक एक करके बात हम लोगों ने किया। मानव में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति अस्तित्व में व्यवस्था। तो मानव में व्यवस्था को जब देखने जाते हैं तो ये ध्यान गया कि मानव को जब देखते हैं तो
मैं और शरीर दो का सहअस्तित्व के रूप में मानव दिखता है। और इसको देखने के लिए आवश्यकता को देख के पता चलता है कि आवश्यकताएं अलग अलग हैं और क्रियाएं अलग अलग हैं। इससे अपने अलग अलग होने का पता चलता है कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, दोनों साथ साथ हैं, अलग अलग इकाई है लेकिन है साथ साथ। इसीलिए कहा कि सह अस्तित्व है, मैं और शरीर का सह अस्तित्व है, दोनों के बीच में सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। और ये सूचना का आदान प्रदान है और सह अस्तित्व है, उसके आधार पे जो है मैं शरीर की आवश्यकता को भी पूरा करता हूं, अपनी आवश्यकता को भी पूरा करता हूं। तो शरीर की जो भौतिक रासायनिक वस्तु की आवश्यकता है, सुविधा की आवश्यकता है, वो भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी हो जाती है, लेकिन मेरी जो आवश्यकता है वो भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी नहीं होती, वो सही समझ और सही भाव से पूरी होती। एक मिनट। जो मेरी आवश्यकता है वो सही समझ और सही भाव से पूरी होती है। यहाँ से सही समझ और सही भाव पे ध्यान जाता है कि उसको अपने में सुनिश्चित करना है। पहले भी जब समझ संबंध सुविधा की बात करते हैं तो वहाँ से भी ध्यान जाता है कि सही को समझना है, सही भाव को अपने में सुनिश्चित करके संबंध पूर्वक जीना है। यहाँ से फिर वापस उसी बात पे ध्यान दिलाते हैं और फिर ये दिखता है कि मेरे में जानना मानना की क्रिया हो रही है, तो जानना मानना जो है वही चैतन्यता है। तो मैं चैतन्य इकाई हूँ और ये शरीर जो है वो जड़ इकाई है और मैं जड़ और चैतन्य के सहअस्तित्व के रूप में हूँ। तो इस पे हम लोगों ने बात किया और यहाँ से फिर यहाँ से सेल्फ की एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ की बात को फिर हम लोगों ने देखा कि क्रियाओं की जो बात है तो मैं में कुछ क्रियाएं चल रही हैं। तो क्या क्रियाएं चल रही हैं? तो चित्रण विश्लेषण चयन आस्वादन, ये क्रिया चल रही है। इसमें जो कुछ चल रहा है अगर वो मेरे लिए सहज है तो मैं सुखी होता हूं, अगर वो सहज नहीं है तो मैं दुखी होता हूं। तो मेरी इच्छा विचार आशा में, मेरे चित्रण विश्लेषण चयन आस्वादन में जो कुछ चलता है वही मेरे कार्य व्यवहार में आता है। इसलिए हम लोगों ने रोज सुबह अभ्यास किया इस बात को देखने का कि मेरे में चल क्या रहा है, फिर उसका मूल्यांकन किया कि जो उसमें चल रहा है वो सहज है कि असहज है। फिर उससे पता चला कि जो चल रहा है मैं उससे सुखी हो रहा हूँ कि दुखी हो रहा हूँ। फिर उससे ध्यान गया कि अगर मैं उससे सुखी दुखी हो रहा हूँ जो मेरे में चल रहा है तो उसका निर्णय कौन ले रहा है। तो ये पता चलता है कि इसमें जो कुछ भी चल रहा है उसका निर्णय मेरा है। फिर उसे ये ध्यान गया कि अगर निर्णय मेरा ही है तो मैं समझ के आधार पर निर्णय ले रहा हूँ या समझ के अभाव में मान्यता के आधार पर निर्णय ले रहा हूँ। क्योंकि समझ के साथ का निर्णय लूँगा तब तो वो सही होगा, सहज होगा और मैं सुखी होऊंगा। लेकिन अगर मैं समझ के आधार पर निर्णय नहीं ले रहा हूँ तो मेरे लिए सहज नहीं होगा। अगर मान्यता से आ गया, संवेदना से आ गया तो वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि सहज हो और मैं उससे सुखी हूँ। तो इसलिए जो मेरे लिए सहज है उसको चलाना है। तो क्या सहज है इस पर ध्यान जाता है। तो संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व सहज है तो उसको चला के, वो देखिए ऊपर से उसको रेफर करते हैं, ऊपर वाले अभी बात लास्ट में करूंगा। संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व को चला के मैं सुखी हो पाता हूं, इस पे ध्यान जाता है। अभी कैसा चल रहा है अगर उसको देखने जाते हैं कि अभी अपने कल्पनाशीलता को देखें और ये देखने का प्रयास करें कि उस कल्पनाशीलता में मान्यता से कितनी चीजें चल रही हैं, संवेदना से कितनी चल रही हैं और सहज स्वीकृति से कितनी चल रही हैं, क्या रेशियो निकलेगा, क्या हिसाब किताब होगा। मान्यता से ज्यादा संवेदना से या सहज स्वीकृति से? मान्यता संवेदना से चल रहा है ज्यादातर, कुछ ऐसा रेशियो निकल के आएगा। ये लाल वाला मान्यता है, ये संवेदना है और ये सहज स्वीकृति है। 2-4-5% से अधिक चल रहा है तो ठीक है, उतना भी नहीं है। ज़्यादातर तो हम मान्यता और संवेदना से गवर्न होते रहते हैं, हमारी कल्पनाशीलता की हालत ऐसी है। एक बार ध्यान जाता है तो फिर ये
संवेदना और मान्यता का ठीक से मूल्यांकन हो पाता है, जो मुझे सहज स्वीकार्य है वो उसका फिर ग्राफ बढ़ता है। तो इस पे हम लोगों ने बात किया और फिर परिवार में व्यवस्था के तहत न्याय को समझने का प्रयास किया, संबंध को पहचानना, उसका निर्वाह, उसका मूल्यांकन और उभय सुख। तो विश्वास से लेके प्रेम तक 9 भावों को समझना और इन 9 भावों के साथ जी पाना, ये न्याय इसको बताता है। तो न्याय का मतलब है संबंध की पहचान, संबंध का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय सुख, ये न्याय है। भैया वो जो पिछली स्लाइड थी ना, उस पर जो मान्यता का हम जनरली जो दिखाते हैं वो इच्छा के यहाँ पर दिखाते हैं, और संवेदना है जो वो आस्वादन के यहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन जैसे प्रस्ताव भी विचार में जाता है, तो वहाँ पर हम पूरे इच्छा, विचार, आशा की बात कर रहे हैं या केवल इच्छा की बात कर रहे हैं? तीनों की बात कर रहे हैं। तीनों। कि प्रस्ताव जनरली इच्छा में नहीं जाता, वो विचार में जाता है, फिर वो इच्छा बन जाती है। फिर इच्छा बन जाती है। वही उसको ध्यान दे के ही देखना पड़ेगा कि कैसे वो चल रहा है। कभी इच्छा से विचार बनता है, कभी विचार से इच्छा बन जाता है, वो दोनों तरफ से चलता है। तो कुछ इच्छा बन के उसके आधार पे हम विचार करने लगते हैं, और कुछ विचार में चलता है उसके आधार पे इच्छा भी बन जाती है। तो दोनों तरफ से चलता है। मान्यताओं का एंट्री पॉइंट इच्छा है कि विचार है? वही अंदर ही है वो। जैसे मान्यताएं एक पॉइंट पे कभी बैठ गई, आप जीने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, आप एक्टिवेट हो गई, तो उस मान्यता के आधार पे कोई इच्छा बन गई अपने में, उसके आधार पे फिर पूरा विचार फैल जाता है। बाहर से आया तो वो यहीं से आएगा, वो शरीर के माध्यम से आएगा ना। ये लाइन जो है इसके ऊपर सेल्फ है, इसके नीचे बॉडी है, लिखा हुआ है बॉडी। तो ये लाइन के नीचे बॉडी है, इस लाइन के ऊपर सेल्फ मैं हूँ। इसीलिए इसको यहाँ से कार्य व्यवहार को नीचे दिखाया, क्योंकि कार्य व्यवहार करने जाएंगे तो शरीर के साथ करेंगे ना। तो शरीर के माध्यम से जो आ रहा है वो संवेदना है, और जो अपने में ही हो जा रहा है एक्टिवेट वो मान्यता है। और इन दोनों में से जो भी है उसको हम जांच के देख लें कि मेरे जैसा सहज स्वीकार है कि नहीं, तो मेरी सहज स्वीकृति। प्रीकंडीशनिंग या मान्यता का इफेक्ट भी चित्रण में ही आ रहा है, और सहज स्वीकृति का भी वहीं आ रहा है, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, संवेदना वाला। उसको मैं ऐसे आगे भी बताता हूँ कैसे मेरा उस पर ध्यान गया है, कैसे मैंने उसको अपने में देखा। ठीक है, तो परिवार में व्यवस्था में जो है संबंध को समझने का हम लोगों ने एक प्रयास किया, और हम लोग का जो प्रयास रहा उसमें मैंने ये कोशिश की कि कॉन्सेप्ट की बात और जो प्रस्ताव है उस पर बात ज़्यादा ना हो, ज़्यादा बात जो प्रैक्टिकली हम जी रहे हैं उसमें कहाँ पे फंसते हैं और क्या कर सकते हैं, जितना मुझे ध्यान गया उसको आप सब लोगों को ध्यान दिलाने का प्रयास किया। तो इस पे काफ़ी लंबी हम लोग की चर्चा हुई है। और इसके बाद फिर समाज में व्यवस्था के तहत 4 मानव के 4 लक्ष्य, और उस 4 लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानवीय व्यवस्था के 5 आयाम, और उस मानवीय व्यवस्था के 5 आयाम को इस 4 लक्ष्य को पूरा करने के क्रम में 10 सोपान में अगर करते हैं तो मानवीय व्यवस्था बन जाएगी। तो ये मानवीय व्यवस्था, सार्वभौम मानवीय व्यवस्था, इस व्यवस्था को परिवार से शुरू करके विश्व परिवार तक कर पाएंगे तो सार्वभौम व्यवस्था, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बनेगा। तो इस पे भी बात हुई, और फिर ये बात हुई कि जो प्रकृति में व्यवस्था है, उस प्रकृति में व्यवस्था में देखने जाते हैं तो परस्पर पूरकता है, और ये पूरकता 3 अवस्थाओं में ठीक से दिखती है। मानव में वो पूरकता नहीं दिखती है, तो मानव में वो पूरकता शिक्षा संस्कार विधि से ज्ञान होगा, और ज्ञान के आधार पे समाधान होगा, और समाधान के आधार पे निरंतर सुखपूर्वक जब व्यक्ति जी पाएगा तो फिर उसकी परंपरा बन जाएगी और अगले पीढ़ी को मानवीय शिक्षा संस्कार उपलब्ध करा पाएगा। भैया यहाँ जो प्राण अवस्था के साथ में जो स्वभाव लिखा हुआ है सारक मारक, हाँ, तो यहाँ कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो पदार्थ अवस्था में भी कुछ इकाइयाँ हैं जिनको भी अगर कोई मनुष्य भी खा ले, या वो मरकरी या ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, तो फिर सारक मारक तो उनमें भी हुआ। हाँ, उसको सारक मारक नहीं कह रहे हैं, वो तो बेसिकली शरीर में जाके जो संगठन को बदलेगा या कुछ विघटन होगा उससे प्राणावस्था की इकाई को डैमेज करेगा वो, तो उस अर्थ में उसको संगठन विघटन ही कह रहे हैं। तो है तो दोनों ही जड़,
प्राणावस्था और पदार्थावस्था को देखेंगे तो जड़ है, तो जड़ का प्रभाव जड़ पे तो किसी रूप में रहेगा ही। तो वहाँ उसको संगठन विघटन के रूप में कह रहे हैं और इसको सारक मारक के रूप में कह रहे हैं। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा कि अब ये जो पदार्थावस्था की इकाई है, हालांकि जब भी हम ले रहे हैं तो उसको पदार्थावस्था में कन्वर्ट करके ही ज़्यादातर ले रहे हैं, प्राणावस्था को ले नहीं रहे हैं। जैसे गेहूं को या चावल या मक्का या बाजरा, ये जो भी हम ले रहे हैं ये है प्राणावस्था की इकाई, लेकिन जब उसको हम पौधा तैयार हो गया, उसको काट लिए, उसको थ्रेसिंग कर लिया, वो तो पदार्थावस्था की इकाई बन गया। तो प्रभाव तो उसी रूप में उसका आता है। तो अब वो ये देख कहना कि प्राणावस्था की इकाई है, हर बार उसी रूप में ले रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है। तो फिर वो सारक मारक किस अर्थ में होगा और संगठन विघटन किस अर्थ में होगा, ये लाइन को थोड़ा बारीक लाइन है, इसको देखना पड़ेगा। मुझे भी बहुत अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं में है, लेकिन ये थोड़ा लाइन को खींचना पड़ेगा कि क्या लाइन है वो। क्योंकि वो प्राणावस्था की इकाई नहीं होती हुई जैसे कोई धातु है, उसको अगर मुंह में ले लिया है तो वो आपको करता है ना वो इफेक्ट। तो संगठन बेसिकली तो ये मतलब तर्क से ये समझ में आता है कि संगठन में कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ विघटन करेगा, तो उस विघटन से वो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उस प्रभाव का नाम क्या देंगे, मतलब उसको मारक कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बात सिर्फ इतनी है। वो तो दिख रहा है कि वो कुछ विघटन कर रहा है शरीर में, संगठन विघटन कुछ बदल रहा है। अब उस विघटन को मारक कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इतनी बात है, क्योंकि सारक मारक प्रयोग किया जा रहा है प्राणावस्था के लिए। और भैया जैसे ये क्रिया में भी लिखा हुआ है कंपोजिशन डिकम्पोजिशन, तो ये वहाँ रचना विरचना हो गया और यहाँ पे कंपोजिशन डिकम्पोजिशन को संगठन विघटन बोल वो दिया। बीच में कुछ फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन कहते हैं यहाँ पे। ओके, तो भैया इसको आप कनेक्ट कैसे करते हैं? संगठन विघटन को तो हमने स्वभाव में ले लिया, फिर क्रिया में हमने उसको रचना विरचना बोला। तो संगठन होने का स्वभाव है, इसीलिए रचना विरचना की क्रिया चल रही है। संगठन होगा तो रचना होगी, डिकम्पोजिशन, ठीक है। लेकिन वही बकरी के लिए मतलब सारक है, हमारे लिए मारक है, तो उस अर्थ में तो नहीं डिवाइड करिए। नहीं, वो तो हो गया कि वो एक चीज सारक भी हो सकती है, मारक भी हो सकती है, वो मुद्दा नहीं है। पदार्थावस्था की कई सारी इकाइयाँ ऐसी हैं जो मारक का काम भी करती हैं। तो जितने जहर हैं आज के दिन जो जहर के रूप में प्रयोग होते हैं, वो तो है तो पदार्थावस्था की इकाई, लेकिन वो प्राणावस्था में मारक का काम तो कर रही है। तो उसको मारक कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये बात है। जी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? सूखी चीज होगी, जैसे मान लो पेड़ से टूट के गेहूँ, मतलब पौधे से टूट के गेहूँ बन गया तो सूखा हो गया, तो सूखा होगा तो उसका तो संगठन विघटन ही होगा। और जो गीली होगी, जैसे पत्ती आपने ताज़ा तोड़ के लाए, आकड़े की और धतूरा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गीली होती है, और वो अगर डायरेक्ट यूज कर लोगे तो वो सारक मारक का यूज कर। ठीक है, इसमें और कुछ रह गया? जैसे भैया पर्टिकुलरली हमारे रेफरेंस में बात करें तो जैसे दही है, तो आयुर्वेदा बोलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक तो वो सारक होता है, फिर वो मारक हो जाता है। तो ये दही भी तो पदार्थ अवस्था की इकाई में जाएगा? नहीं, दही को तो पदार्थावस्था या बैक्टीरिया की वजह से फिर उसको प्राणावस्था में रखना? हाँ, तो उसको देखना पड़ेगा, मतलब वो सबको अपने में ही तय करना पड़ेगा कि उसको प्राणावस्था में रखेंगे कि पदार्थावस्था में रखेंगे। तो फिर तो वही बात थोड़ी उदारता के साथ ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षा संस्कार के से ज्ञान हो जाए और ज्ञान से समाधान हो जाए और समाधान से निरंतर सुखपूर्वक जीना मानव का हो जाए, और फिर निरंतर सुखपूर्वक जो जीता हुआ व्यक्ति अगले पीढ़ी के लिए मानवीय शिक्षा संस्कार उपलब्ध करा दे, तो ये मानवीय परंपरा बन जाएगी। इतना होना है काम, बाकी इसके ऊपर का देखेंगे तो पूरा हो ही रखा है, उसमें कुछ अनिश्चितता नहीं दिखती। अनिश्चितता मानव में दिखती है, और मानव में भी वो ज्ञान के अभाव में दिखती है, और वो ज्ञान मानवीय शिक्षा संस्कार के अभाव में दिखता है। तो मानवीय शिक्षा संस्कार से ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान से समाधान होगा, समाधान से निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा पूरी हो, तो इसकी मानवीय परंपरा बन जाएगी। तो ये धरती सज जाएगी पूरी तरह से, पूरी प्रकृति सज जाएगी। तो इस पे बात हम लोगों ने किया, और फिर अस्तित्व में व्यवस्था के तहत अस्तित्व सह अस्तित्व है, इसकी बात किया। तो व्यापक को भी देखने समझने का प्रयास किया, और इकाइयों के बारे भी बात हुई, और उन दोनों का जो सह अस्तित्व है, जो संपृक्तता है, उस पर भी बात हुई।
तो इतनी बात अगर पूरी देखेंगे तो हम लोगों ने 7 दिन में करी है। इस पूरी बात को अगर एक जगह पे लिखना हो तो इसको इतना एक पीपीटी में वो पूरी बात आ जाती है। तो कुल मिला के बात तो इतना ही कहना चाह रहे थे, और इतने से भी अगर कम में किसी को समझना है तो बात तो सिर्फ इतना ही कहना है, सह-अस्तित्व। इससे अधिक तो कुछ कहना नहीं। लेकिन उसी सह-अस्तित्व को जब कहने जाते हैं तो इतना फैलाना पड़ता है, फिर इतने को फैलाने जाते हैं तो 7-8 दिन लगते हैं, और वो 7-8 दिन में भी पूरा नहीं होता है तो कई लेवल में उसको करना पड़ता है, फिर उसका अध्ययन करना पड़ता है, और उससे जाके फिर चीज़ें ध्यान में आती हैं। लेकिन बात तो सिर्फ इतना ही कहना है, सह-अस्तित्व, इससे अधिक नहीं कहना। और उसी सह-अस्तित्व को अलग अलग ढंग से अलग अलग नामों से इंगित कर रहे हैं। तो उसी सह-अस्तित्व को जब अस्तित्व में देखने जाते हैं तो सह-अस्तित्व के रूप में दिखता है, व्यापक में संपृक्त इकाइयों के रूप में दिखता है, और उस पर बात होती है। उसी सह-अस्तित्व को जब प्रकृति में व्यवस्था में देखने जाते हैं तो वही सह-अस्तित्व परस्पर पूरकता के नाम से जाना जाता है। वह है वही सह-अस्तित्व, लेकिन वहाँ पे हम परस्पर पूरकता के नाम से इसको इंगित करते हैं, और ये दिखता है कि 4 अवस्थाओं में परस्पर पूरकता है, परस्पर पूरकता का संबंध है। उसी सह-अस्तित्व को जब समाज में देखने जाते हैं तो समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व मानव के 4 लक्ष्य के रूप में दिखता है, और मानवीय व्यवस्था के 5 आयाम की बात होती है, और 10 सोपान में उसको कर देते हैं। तो मानव प्रकृति संबंध जो है, मानव का जो प्रकृति से संबंध है उसको समझ पाते हैं, प्राकृतिक नियम को समझ पाते हैं। और उसी संबंध को जब परिवार में देखने जाते हैं तो वही संबंध इन 9 भावों के रूप में दिखता है, विश्वास से लेकर प्रेम तक। मानव मानव संबंध, और उसमें न्याय की बात समझ में आती है। तो वही प्रेम है जो न्याय के रूप में यहाँ पे, या 9 भावों के रूप में, वही सह-अस्तित्व वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। और उसी सह-अस्तित्व को जब मानव में देखने जाते हैं तो मैं और शरीर के सह-अस्तित्व के रूप में दिखता है। तो मानव में मैं और शरीर के सह-अस्तित्व के रूप में दिखता है। मैं में संयम का भाव और शरीर में स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की बात। और फिर उसी सह-अस्तित्व को अपने में देखने जाते हैं, सेल्फ में देखने जाते हैं, तो वही सह-अस्तित्व निरंतर सुख के रूप में दिखता है। उसी सह-अस्तित्व का रिफ्लेक्शन ये निरंतर सुख है जो हर मानव में, सेल्फ में, स्वयं में दिखता है। उसी निरंतरता को जब कहने जाते हैं तो सुख, शांति, संतोष, आनंद की बात समझ में आती है। वो निरंतर सुख के लिए ही बात होती है कि सह-अस्तित्व में अनुभव, व्यवस्था का बोध, व्यवस्था में भागीदारी का चिंतन, और इसके अर्थ में इच्छा का निश्चित होना। तो संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व को समझना, संबंध, व्यवस्था, सह-अस्तित्व का विचार और भाव कर पाना, और उसी संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व के अर्थ में व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी को कर पाना। तो अगर पूरे अपने में देखने जाते हैं ना, बात तो सिर्फ इतनी है। इसमें अब जो अपने को ध्यान देने वाला बात है, जहाँ पे काम होना है, जो काम की जगह है, उसको अगर देखने जाते हैं तो वो यहाँ दिखता है। बात तो सिर्फ इतनी है। संक्षेप अगर करें पूरी बात का तो बात इतनी है, समझना इतना ही है। समझेगा कौन? तो मैं समझूंगा। कहाँ समझूंगा? तो ये अपनी समझने की जगह है। तो इतने की हम लोग बात करते रहे हैं, इतने पे बात करते हैं, लेकिन इसको जब थोड़ा और बढ़ाते हैं, यहाँ जो सहज स्वीकृति नाम से इंगित कर रहे हैं, जब थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं तो ये ध्यान जाता है कि चिंतन के जगह पे जो है ना, ये चित्रण के जगह पे, ये चिंतन से कुछ आएगा तब तो चित्रण पूरा पड़ेगा। तो चिंतन किसको कहा? व्यवस्था में भागीदारी को चिंतन कहा। इसी को संबंध कह रहे हैं। व्यवस्था जो है, बोध जो है, जब बोध होगा तो उसी को व्यवस्था कह रहे हैं। व्यवस्था का बोध होगा और सह अस्तित्व में अनुभव होगा। तो जो 3 चीजें कह रहे हैं ना, संबंध, व्यवस्था, सह अस्तित्व, बार बार ये लाइन आपको जो सुनने में आ रही है, तो यही संबंध की बात है, ये व्यवस्था और ये सह अस्तित्व। तो संबंध, व्यवस्था, सह अस्तित्व को अपने में समझना, उसका भाव विचार करना और उसके आधार पर व्यवहार, कार्य, व्यवस्था में भागीदारी करना, इससे निरंतर सुख होगा।
और वो निरंतर सुख को देखने जाते हैं तो ये 3-4 चीजें यहाँ पे आती हैं, इसलिए मैं इसको सोचता हूँ कि कनेक्ट कर दूं। वहां पे भी लिखा था सुख, शांति, संतोष, आनंद। तो सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये चारों को जब कहते हैं तब वो निरंतर सुख है। निरंतर सुख का मतलब ये है। तो सुख का मतलब क्या है? तो सुख का मतलब जो है ये चयन आस्वादन का विश्लेषण तुलन से नियंत्रित होकर चल पाना कि जो स्थिति है वो सुख की स्थिति है। चित्रण और चिंतन से नियंत्रित विश्लेषण तुलन जब चलता है तो शांति होती है। इसीलिए शांति की जब बात करते हैं तो विचारों में शांति की बात, विचारों में शांति। फिर जब व्यवस्था में भागीदारी हमको स्पष्ट हो जाती है तो उस व्यवस्था के भागीदारी, जो मेरी व्यवस्था में भागीदारी, जब मैं उसको देख पाता हूँ और उस भागीदारी को कर पाता हूँ तो इस पे ध्यान जाता है कि अब मैं जब व्यवस्था के अर्थ में ही, जो व्यवस्था में भागीदारी है उसी के अर्थ में ही इच्छा कर रहा हूँ, तो वो इच्छा का पूरा होने का अस्तित्व में प्राविधान है ही, इस बात का संतोष, इस बात का संतोष होगा। वो कब होगा? व्यवस्था में भागीदारी कब हम निश्चित कर पाएंगे? जब व्यवस्था को देख पाएंगे। तो ऊपर वाली क्रिया से ये संकल्प यहाँ पे आएगा, संकल्प और बोध से जो है चित्रण और चिंतन नियंत्रित हो जाएगा तो संतोष की स्थिति। और फिर जब सहअस्तित्व में अनुभव होगा, उस सहअस्तित्व में अनुभव के आधार पर जब हम व्यवस्था को देख पाएंगे और उस व्यवस्था के अनुरूप संकल्प को अपने में फैला पाएंगे, उसी को कहा आनंद। तो आनंद का मतलब ही होता है निरंतर सुख। तो वो उसका जो शाब्दिक अर्थ बताते हैं वो ये कि नंद शब्द जो है, नंद का मतलब होता है सुख या खुशी, और नंद के आगे एक अ लग गया तो सुख का अभाव हो गया, और उसके आगे एक और अ लगा हुआ है, 2 अ है, आ है मतलब 2 अ है, तो सुख के अभाव का अभाव हो गया, अर्थात होने की निरंतरता, सुख की निरंतरता। कई बार भाषा में इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो निगेशन के निगेशन को बताते हैं, तो होने की निरंतरता इंगित करता है। तो आनंद सबको उसी तरह से एक्सप्लेन करते रहें। और कुछ लोग जब इसको थोड़ा और बढ़ा के बोलने जाते हैं तो परमानंद की जगह पर भी बोलते हैं कि इसको यहाँ पे बोले तो परमानंद हो जाएगा, तो वो भी भाषा की बात है। आनंद में निरंतरता हो गई, परमानंद एक और सुपरलेटिव डिग्री जैसा लगता है बात करने पे। तो वो सुख, शांति, संतोष, आनंद को निरंतर सुख कहा, तो वो अपने में होना है। जो मुद्दा फंसता है वो, और उसके आधार पे फिर बाहर ये सब रिफ्लेक्शन में आएगा। जो मुद्दा फंसता है, वो मुद्दा फंसता क्या है, उस पर ध्यान देने जब गए तो मुझे जो जिस तरह से ध्यान गया ना, वो ध्यान ऐसे गया कि मेरी जो इच्छा है जो चित्रण में आएगी। अब देखिए यहाँ पे अभी एक तरह से बात किया, उसके पहले एक तरह से बात किया, यहाँ पे अब जगह बना दिए हैं, आगे इसको फिर भर भी देंगे। तो जो 10 क्रियाओं की बात है उस पर एक बार आपको ध्यान दिलाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो मुझे जो ध्यान गया, अब यहाँ पे चित्रण, विश्लेषण, चयन, आस्वादन की बात कर रहे थे, अब तुलन भी जोड़ दिया यहाँ पे। मुझे जो ध्यान गया वो ध्यान ये गया कि ये जो चित्रण है, मतलब ये इच्छा जो होनी है, ये इच्छा जो है या तो हमको व्यवस्था में भागीदारी दिख जाए तब तो हम उस अर्थ में इच्छा करेंगे, उसी को चिंतन की क्रिया कह रहे हैं। जब तक ये नहीं है, ये जो ऊपर लिखा है B1 ब्लॉक, जो ऐसा अभी ब्लैंक दिख रहा है ना, ये B1 ब्लॉक, ब्लॉक B1, और इसको नीचे को ब्लॉक B2 कहा। 2 बॉक्स बना दिया, एक बॉक्स को B1 कह दिया, एक को B2 कह दिया, समझने के लिए। थोड़ा बार बार जब बात करते हैं तो 5 क्रियाओं को बोलने से अच्छा है कि B1 B2 ब्लॉक बोल देते हैं तो आसानी रहती है समझने के लिए। तो ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना, उसको उसमें हमको जागृत होना है, उसको रियलाइज करना है धीरे धीरे करके, उसके लिए प्रयासरत हैं हम। तो जो मुझे ध्यान गया कि ये जो ऊपर वाला जब तक खाली है ना, वो भागीदारी हमको दिखी नहीं है। व्यवस्था में जो भागीदारी है उसी को मानव के साथ उस व्यवस्था में भागीदारी को देखते हैं तो संबंध के रूप में दिखता है, न्याय के रूप में दिखता है, भाव के रूप में दिखता है। वो दिख जाता है तब उसके अर्थ में इच्छा हुई, तब उस इच्छा के आधार पर जीने जाएंगे तो हम निरंतर सुखी होंगे। लेकिन जब तक वो नहीं दिखा है तब तक क्या है, तो ये समझ में आता है कि इधर वाला अगर इनपुट नहीं है तो फिर उसका तो एक अभाव बनेगा ना। तो उस अभाव में जो है मान्यता, बस हम कुछ इच्छा कर लेते हैं।
जो वहाँ से आना था जिसको, वो वहाँ से अगर रेफर नहीं हुआ तो कुछ तो वहाँ होगा ना, तो वो मान्यता। तो इसीलिए कहते हैं भाषा, आप अब इस पे आपका आप ध्यान जाएगा कि भाषा ये बोलते हैं कि समझ के अभाव में मान्यता बस, तो हम नहीं इच्छा कर रहे हैं, तो वो समझ का अभाव होगा तो मान्यता जो है आ जाएगी, और उस मान्यता के आधार पर फिर हम इच्छा कर लेते हैं। इसीलिए इच्छा को जब दिखाते हैं, प्री कंडीशनिंग को, मान्यता को, तो यहाँ से दिखाते हैं। इधर से आएगा तो वो सहज स्वीकृति उसी को बोल रहे हैं, तो पूरी तरह से नहीं दिखा है लेकिन कुछ भी ग्लिम्स नहीं है ऐसा तो नहीं है, उसी को हम सहज स्वीकृति बोल रहे हैं। तो वो सहज स्वीकृति के रूप में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमको, व्यवस्था का भी थोड़ा बास आभास रहता है, संबंध का भी रहता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी रूप में रिफ्लेक्ट होता है। तो उसके आधार पे जब हम इच्छा को देख पाते हैं तो हमारी इच्छा निश्चित होती है और उसके आधार पे हम निश्चितता में जीते हैं। लेकिन जब वो उसको हम रेफर नहीं कर पाते तब वो समझ के अभाव में मान्यता से चलने लगता है। तो ये वाला जो एरो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर वाला काम हो जाएगा और उसके आधार पे इस एरो से जब रेफर होकर इच्छा हमारी बनेगी, चित्रण में हमारे फैलेगा, और उसके आधार पे हमारा जीना होगा ना, तो हमारा बाहर जीना ठीक हो जाएगा। तो इन क्रियाओं को अपने में जो है रियलाइज करना है, इनको अपने में देख पाना है, इसी को कहा जागृति। अभी हम जागृति क्रम में हैं, जब ये पूरी हो जाएंगी, 10 क्रिया हो जाएंगी, तो इसी को जागृति भी कह रहे हैं। और इसी को कल एक जगह भाषा प्रयोग किया था, क्रिया पूर्णता। तो वो क्रिया पूरी हो गई, तो 10 क्रियाएं हमारे में हमने रियलाइज, तो उसी को क्रिया पूर्णता कह रहे हैं। तो ये करने का काम है मुख्य रूप से, ये मुख्य काम है जो यहाँ होगा। बाकी जितना भी हम अध्ययन करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो केवल इसी के अर्थ में है कि ये काम होना है। क्योंकि जितना भी हम कर रहे हैं वो सब इनपुट किस लिए, कि हमको इस पे ध्यान जाए, ये क्रियाएं हमारे में जागृत हो जाए, उनको हम अपने में रियलाइज कर पाए, और उसके आधार पे फिर नीचे का पूरा। तो उसमें अगर मुख्य काम को देखेंगे तो मुख्य काम यहाँ पे होना है, सह-अस्तित्व में अनुभव। वही सह-अस्तित्व में अनुभव जो है जब होगा तो व्यवस्था में बोध, और फिर व्यवस्था में बोध के आधार पे व्यवस्था में भागीदारी का चिंतन, और उस चिंतन व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में अपनी इच्छा चित्रण को निश्चित कर पाना, और वहाँ से फिर पूरा ब्लॉक सज जाएगा, और वहाँ से बाहर व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी, फिर उसका आउटकम अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था और मानवीय परंपरा। तो अखंड समाज हो जाएगा संबंध को समझ के, संबंध पूर्वक जी पाने से, व्यवस्था को समझ के व्यवस्था पूर्वक जी पाने से मानव लक्ष्य की पूर्ति होगी, सार्वभौम व्यवस्था होगी, और इसकी मानवीय परंपरा बन जाएगी। तो मानव को इतना ही करना है। ये जो सह-अस्तित्व में अनुभव हुआ अपने में, बाहर जो है वो सार्वभौम मानवीय व्यवस्था के रूप में दिखेगा। इतना काम अपने को करना है। तो ये परिचय शिविर था, या लेवल 1 वर्कशॉप हम लोग कहते हैं। लेवल 2 में जब जाते हैं तो मुख्य रूप से इसी की बात करते हैं। जब मुख्य जो बात है वो इन 10 क्रियाओं के ऊपर होती है। 8 दिन में केवल यही चर्चा होती है। उसी को अलग अलग को फैलाते हैं, फिर अलग अलग बात को समझते हैं, सह-अस्तित्व को, व्यवस्था को, व्यवस्था में भागीदारी को धीरे धीरे करके एक एक करके समझते जाते हैं, उसको फैलाते जाते हैं, उसको प्लेस करते जाते हैं, और उसके आउटकम क्या होगा इस पर भी बात होती है। तो ये पूरा इतनी ही बात है कुल मिला के लेवल 2 का जो वर्कशॉप होता है उसमें। तो ठीक से उस पर ध्यान जाता है, अपने में काम करने का एक जगह बनता है, और धीरे धीरे हम अपने में काम को करके आराम में धीरे धीरे आ पाते हैं। तो ये इतना अभी करने का काम है जिसकी संभावना हर व्यक्ति के पास है। हर व्यक्ति उसको समझ सकता है, उसको जी सकता है, वैसा जी के निरंतर सुखी हो सकता है, उसके लिए अवसर भी है। तो मैं इसलिए ध्यान दिला देता हूँ लास्ट में जाते हुए कि कई बार लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि बहुत कुछ समझ लिया है, तो ये देख लेते हैं एक बार तो ध्यान जाता है कि नहीं अभी कुछ समझने के लिए और शेष बचा है, तो आगे फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो इतनी बात कुल मिला के हमको अपने तरफ से कहनी थी। योजना कार्यक्रम पे थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, मुझे जो समझ में आती है। बाकी आप लोग अपने आगे की योजना क्या है उसको बता ही रहे हैं। मैं मानता हूँ कि एक मान्यता जिसने इस समाज का सबसे अधिक नुकसान किया है, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको लगे,
लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी एक मान्यता ने जिसने इस समाज का सबसे अधिक नुकसान किया है, वो मान्यता ये है कि ये सुख दुख लगा रहेगा। इस मान्यता के कारण आदमी सुखी होता है तो उसको लगता है कि ये लगा ही रहना है, दुखी होता है तो उसको लगता है कि ये तो आना ही था। इसलिए जब सुखी होता है तब भी कुछ नहीं करता, जब दुखी होता है तो भी कुछ नहीं करता, और इसलिए हम इसी तरह से जीते रहते हैं। जबकि ये सुख दुख किसी बात को इंडिकेट करता है, ये सुख दुख किसी बात को सूचित करता है। सुख इस बात की सूचक है कि मैंने व्यवस्था को समझा है और व्यवस्था में जी रहे हैं। 4 स्तर की व्यवस्था, ये व्यवस्था 4 स्तर की, तो हमने व्यवस्था को समझा है और व्यवस्था में जी रहे हैं तो सुखी हैं। और अगर हमको व्यवस्था को समझने में कहीं चूक हुई है और मेरे जीने में कहीं चूक हुई है तो मैं दुखी हूँ। सुख दुख इस बात को इंगित करता है। ये एक हमारे लिए एक ऐसी जगह है जिससे हमको पता चलता है कि हम व्यवस्था में जी रहे हैं कि अव्यवस्था में जी रहे हैं। व्यवस्था में जी रहे हैं तो हम सुखी होंगे, अव्यवस्था में जी रहे हैं तो हम दुखी होंगे। ये बात अगर अपने को ध्यान में बनी रहे तो फिर हमको ये दिखेगा कि हमारा जो पूरा प्रयास है वो इसी अर्थ में होगा कि हमको व्यवस्था को ठीक ठीक समझना है और व्यवस्था पूर्वक जीना है। तो ये हमारा एक निरंतर कार्यक्रम बनेगा। और कुल मिला के मानव को करना इतना ही है, अस्तित्व में हमारी भागीदारी इतनी ही है। इस अस्तित्व में मेरी भागीदारी क्या है? तो व्यवस्था को समझना है और व्यवस्था पूर्वक जीना है। ये हमारी भागीदारी, ये भागीदारी हमको समझ में आ जाए तो फिर हमारा जीना हो सकता है। तो उस भागीदारी को पूरा करने के अर्थ में आगे की योजना क्या है उसकी बात करें तो मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगती है वो तो यही है कि हम लोगों ने जो अपने में अभ्यास को करना शुरू किया था, अपने में देखना शुरू किया था, क्योंकि देखने का काम नहीं हुआ अपने में तो अध्ययन हुआ नहीं। अध्ययन बाहर नहीं होगा, अध्ययन अपने में होना है। इसलिए अपने में अगर देखने का काम नहीं हुआ तो अध्ययन नहीं हुआ। बाहर आप कुछ ठीक कर दें, उससे अध्ययन हुआ कि नहीं ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अंदर ठीक हुआ कि नहीं, मुझे लगता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए इस अभ्यास को अपने में करते रहें। उसकी कंटिन्यूटी के लिए आपके पास ये पीपीटी अब PDF फॉर्म में चली गई है ग्रुप में, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको ये सब ध्यान जाए। तो एक तो ये अपने में अभ्यास करने वाला जो काम है इसको करना है। तो ये तो व्यक्तिगत स्तर पे कार्यक्रम है जो हर व्यक्ति को करना है। बाकी सामाजिक स्तर पे क्या कार्यक्रम चल रहे हैं अगर उनकी बात करें तो 2-3 तरह के कार्यक्रम है। एक तो लोक शिक्षा योजना है, एक शिक्षा संस्कार योजना है और एक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था योजना है। तो लोक शिक्षा योजना में जो इस तरह के वर्कशॉप चल रहे हैं, जो सामाजिक शिविर चल रहे हैं, जिसमें जो लोग बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं या पढ़ लिख रहे हैं, हर तरह के लोगों के लिए जो है सही समझने के लिए एक उपलब्धता है। शिविर चल रहा है जिससे धीरे धीरे लोग समझेंगे और इससे आगे यात्रा बढ़ेगी। शिक्षा संस्कार योजना को देखेंगे तो जो शिक्षा संस्कार का जो कैरिकुलम चल ही रहा है उसमें एक कोर्स के रूप में आ जाए, फिर धीरे धीरे वो पूरा कोर्स ही जो है पूरा सिलेबस का डिजाइन वैल्यू बेस्ड हो जाए, उसके आधार पे चल पाए, एक वो है। और तीसरा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था योजना है। तो परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था योजना के तहत ये 3 तरह से होना है। और अगर इसको 10 स्टेप में करना हो, 10 स्टेप में अगर इसको करना हो, परिवार से शुरू करके और परिवार को एक माने तो 10 स्टेप में विश्व परिवार तक हो जाएगा। और 10 स्टेप का मतलब होता है 10 के पावर 10 मतलब 1000 करोड़। तो ये योजना है और इसका जो कैसे पूरा होगा उसका जो सोचने का तरीका हम सब लोगों का है वो ये है कि एक व्यक्ति जो है सीधा सीधा सामाजिक शिविर से भी अगर एक व्यक्ति समझने जाए तो वो समझ सकता है। और अगर ऐसा माने कि एक व्यक्ति को पूरी बात को समझने में कितना समय लगेगा तो क्या अनुमान है आपको? एक लेवल की समझ उसकी बन जाए कि उसके जीने में चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगे, कितना समय लगेगा? तो 2, 4, 5, 6, 7 जब हम लोग पहली बार शिविर किए तो ना इतने अवसर थे, ना इतनी चीज़ें उपलब्ध थी। ऑनलाइन भी शिविर भी साल में मतलब महीने में तो शिविर हर महीने शिविर हो ऐसा भी नहीं था। मतलब साल में 2, 4, 6 शिविर होते थे अलग अलग लोगों के अलग अलग जगह पे।
पता भी नहीं चलते थे, क्योंकि कम्युनिकेशन भी उस तरह से नहीं था, उस तरह से सारा। तो कहाँ पे शिविर हो रहा वो पता भी नहीं चलता था, और होता था आपको इंतजार करना पड़ता था कि साल भर में कब शिविर होगा तो जाएंगे, और वो भी जब शिविर हुआ और आपका अवसर नहीं बना तो जा ही नहीं पाएंगे। तो उस समय का कैलकुलेशन है कि अगर आराम से भी चले तो 10 साल लगेंगे। अभी तो मुझे लगता है कि जिस तरह का जितने वर्कशॉप होने लगे हैं, जिस तरह के अवसर उपलब्ध हो गए हैं, और जिस तरह का ऑनलाइन भी बहुत सारा कुछ उपलब्ध हो गया है, वो काम 2 से 5 साल में हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि 10 साल भी लगे एक व्यक्ति को समझने में, और वो व्यक्ति 10 साल में समझ के अगले 10 साल में वो केवल 10 व्यक्ति को समझने में सहयोग कर दे, तो फिर 100 साल में जो है हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे 1000 करोड़ लोगों तक। ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो गणित बताते हैं ना, वैसा ही गणित है ये, लेकिन वो भी गणित उनका भी लॉजिकल तो लगता है, लॉजिकल तो ये भी है, और उसमें तो ये है कि आपको आदमी को फंसाना है, इसमें तो फंसे हुए आदमी को निकालना है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें संभावना ज़्यादा है। तो एक व्यक्ति 10 साल में समझेगा, और अगर अगले 10 साल में वो 10 व्यक्ति को सहयोग कर देगा समझने में, तो इस गणित से जो है हम 1000 करोड़ लोगों तक 100 साल में पहुंच सकते हैं। तो ये लोक शिक्षा योजना से भी ये काम हो सकता है, लेकिन 100 साल लगेगा ऐसा अनुमान। शिक्षा संस्कार योजना से अगर उसको करें तो वो काम 20 से 50 साल में हो जाएगा। 20 साल में शिक्षा संस्कार से एक पीढ़ी निकलती है, 20 से 25 साल में तो एक लेवल का शिफ्ट हो जाएगा, और जब दूसरी पीढ़ी निकल जाएगी तो 2 पीढ़ी निकल गई, तो 50 साल में वो मेजर शिफ्ट हो जाएगा। तो वो काम शिक्षा से अगर हो पाए तो 20 से 50 साल में हो सकता है। और उसको अगर व्यवस्था के जगह पे जो पूरा देश और विश्व की व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं वहाँ से सोचने लगें, अखंड समाज के जगह से, व्यवस्था को बनाने की जगह से, तो वो काम 10 से 20 साल में भी हो सकता है। लेकिन वही है कि यहाँ पे समय कम लगता है लेकिन एफर्ट ज़्यादा लगता है। यहाँ पे कहीं से भी काम शुरू हो सकता है, इसलिए यहाँ से शुरू है, यहाँ पे कुछ प्रयास चल रहा है, यहाँ से कभी हो पाएगा तो उसको भी देखेंगे। तो ये वाला काम तो आसानी से चल ही रहा है, ये वाले में भी कई लेवल के काम चल रहे हैं अलग अलग जगह पे, जिसकी सूचना आप सब लोगों के पास होगी ही। तो इस तरह से सामाजिक स्तर पे कुछ प्रयास चल रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे हर व्यक्ति को अपने में समझना, अपने में देख पाना, वो एक मुख्य काम है। तो ये वाला 1000 करोड़, ये 10 से 20 साल, ये अगर जैसे भारत की सरकार अगर चाहे कि ये वैल्यू एजुकेशन बेस्ड पूरे देश को जीने के लिए सपोर्ट करना है, पूरी मशीनरी उसमें लग जाए, तो वो मुझे लगता है 10 साल भी ज़्यादा है, पहले ही हो जाएगा। जितना हो सकता है उतना ही होगा, वो तो निश्चित है कि व्यक्ति के संस्कार, लेकिन 10 से 20 साल में हो जाएगा। संविधान, सारी पॉलिसीज उस अर्थ में सारा बन पॉलिसी जाएं फिर उस तो तरह से डिजाइन होगी ना, पूरी शिक्षा की पॉलिसी, पूरी पॉलिसी उस तरह से डिजाइन होगी। और सारी पॉलिसी, लेकिन वो मुश्किल ये है कि वो देखिए वो मुद्दा क्या है, उसको ऐसे मैं देखता हूँ कि अगर आप दम लगा के पानी जो धरती पे है या धरती से नीचे है उसको अगर आप ऊपर टैंक में चढ़ा देना, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो टैंक का पानी हर टैब में पहुंच जाता है आराम से। लेकिन उसके पहले ये समझ में आता है कि उस टैंक में पानी पहुंचाने के लिए बहुत ऊर्जा भी लगती है, वो ऊर्जा लगनी है, वो ऊर्जा लग जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तब तो हर टैब में वो पानी पहुंच जाता है। तो वो टैंक में चढ़ाना भी तो एक काम है, वो वहां तक के लिए तैयारी की जरूरत है। तो मैं तो इसको थोड़ा दूसरे तरह से देखता हूँ, मतलब उसको कई बार ढंग भी कह सकते हैं आप, लेकिन मैं इसको ये देखता हूँ कि अगर आज के दिन व्यवस्था के जगह पे हो जाए कि इस काम को करना है व्यवस्था के जगह से देश के लेवल पे, तो हमारी तैयारी नहीं है। जितने लोगों की जरूरत पड़ेगी इस काम को कर पाने में, सहयोग करने में, हमारी तैयारी नहीं। एक टीम लगेगी, बड़ी टीम लगेगी, मतलब बहुत सारे लोग फिर चाहिए होंगे, तो वो तैयारी जब तक नहीं होती है तब तक वो अवसर भी नहीं बनता है। मुझे लगता है कि वो तैयारी धीरे धीरे हो जाएगी तो वो अवसर हो सकता है कि मिल जाए। तो मुझे लगता है कि अस्तित्व में नियम के तहत चीज़ें चलती हैं, जब उसकी आवश्यकता बन जाती है तो फिर वो पूरा हो जाता है।
जब तक उसकी आवश्यकता नहीं बनती है तब तक नहीं पूरा होता है। तो इस धरती को एक दर्शन की आवश्यकता हुई जो इस तरह से सोच पाए, तो वो दर्शन आ गया। इसके पहले इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं थी, ग्लोबल वार्मिंग की कोई चिंता नहीं थी, संबंधों में इतना तोड़फोड़ नहीं था। तो इसके पहले के जो आपको दर्शन दिखेंगे उसमें संबंधों की इतनी बात नहीं है, या मतलब पर्यावरण की इतनी बात नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग इस तरह की बात नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं थी तो उसकी बात ही नहीं हुई। संबंधों के ऊपर इतनी चर्चा गहरी इस तरह से नहीं कहा गया, या कम कहा लिखा गया। हालांकि मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ कि मैं बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन जो लोगों से बातचीत करके निकलता है वो यही निकलता है कि वो नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं कहा गया। अब जरूरत लगती है तो उस तरह का दर्शन आ गया। तो ये सामाजिक स्तर पे कार्यक्रम है, इस पे धीरे धीरे सोचिए आप सब लोग क्या सहयोग कर सकते हैं, उसको सोचेंगे, सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सब मिलके जब कुछ करने जाएंगे तो हो जाएगा। और आपको लगेगा कि ये सब काम सुनील भैया का है, तब तो हो गया, उन्हीं को करना है, उन्हीं को सोचना है, तो फिर तो जितना कर पा रहे हैं कर ही रहे हैं। लेकिन केवल उनको नहीं सोचना है, या केवल मेरे को नहीं सोचना है, या केवल बंदन भाई को नहीं सोचना है। हम सब लोग मिलके अगर सोचने जाएंगे तो कुछ तो निकलेगा, और कुछ अच्छी धरती की कल्पना हम लोग कर पाएंगे। लेकिन ये सबको सोचना पड़ेगा, हम सबको मिलके सोचना पड़ेगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसको तो ऐसे ही देखता हूँ। तो ये सामाजिक स्तर पे कार्यक्रम, और एक दो चीज़ों को मैं ध्यान दिला के फिर अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि ये जो जिन्होंने पहली बार सुना है उनके लिए, जो पहले से सुन चुके हैं उनके लिए नहीं है, कि ये हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तो है। मैं तो इसको ऐसे ही महसूस करता हूँ कि जब मैं पहली बार इसको सुना था तो मुझे लगा कि एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसको थोड़ा ध्यान देंगे तो पता चलेगा। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, इसलिए इसको अपने में स्थिर होने दें, दूसरों को समझाने का प्रयास न करें। बार बार इसको कहते रहते हैं, लास्ट में भी एक बार कह देते हैं कि इसको अपने में धीरे धीरे स्थिर होने दें। पहले दूसरों को समझाने का प्रयास न शुरू कर दें, नहीं तो फंस जाएंगे उसमें। एक बार हाँ, अपने को तो समझना है, नहीं उसमें भी फंस जाएंगे आप, फिर तो अपने सब हैं, संबंध तो सबके ही साथ है। पहले एक बार स्थिर होने दें। ऐसा नहीं है कि दूसरे को सहयोग नहीं करना है, लेकिन अपने में स्थिर हो जाए तब तो हम सहयोग करेंगे। तो उसको अपने में स्थिर होने दें, दूसरों को समझाने का प्रयास न करें, अपनी मान्यताओं को सजग होकर देखना शुरू करें, उसका मूल्यांकन करना शुरू करें, तो धीरे 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 अपनी स्थिरता बढ़ती जाती है। और वो जो अभ्यास है स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का, उसको जितना हम ठीक से कर पाते हैं, अपने में धीरे धीरे गहराई जाती है और अपनी स्थिरता बढ़ती है। और वो स्थिरता जितनी जितनी बढ़ती है उतना उतना हम आराम में आते हैं। और जब हम आराम में आ जाते हैं तब फिर दूसरे हमको स्वीकारते हैं, उसके पहले स्वीकारते नहीं। पूरे 8 दिन के शिविर में मैं कोई सुझाव नहीं देता हूँ, कोई भाषा उस तरह की नहीं प्रयोग करता हूँ। लास्ट में एक सुझाव दे देता हूँ, ये मानते हुए कि 8 दिन में इतना स्वीकृति हमारी आपकी हो गई होगी कि आप अब मैं सुझाव दे सकता हूँ, ऐसा मैं मान लिया हूँ। आपने माना है कि नहीं माना है वो आपके ऊपर है। अगर नहीं माना है तो इस सुझाव को छोड़ दीजिएगा। अगर कुछ स्वीकृति को स्वीकार लिया हो 8 दिन में तो एक सुझाव दे देता हूँ। मेरा अधिकार नहीं है सुझाव को देने का, फिर भी मुझे लगता है रोक नहीं पा रहा हूँ, उसको दे ही देता हूँ। तो सुझाव जो है वो ये है कि कम से कम 6 महीने में एक बार बात को सुने। शुरू में नहीं सुनेंगे, अभी सुन के जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छी बात है, थोड़े दिन में जो है चीज़ें बिसर जाएंगी, सब भूल जाएगा, क्योंकि अभी प्रभाव है, अभी समझ में नहीं आया है। जब समझ में आ जाएगा तब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी समझ में जब तक नहीं आया है तब तक जो है हर 6 महीने में हम ज़रूर भाग ले लें। जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं उन पुस्तकों को पढ़ते रहें, उनका पठन करें, उस पर किसी से चर्चा करना है चर्चा करें, ऑनलाइन कोई गोष्ठी हो रही है उसमें जुड़ें, तो साप्ताहिक गोष्ठी में भाग लें। तो बिलवाड़ा की शिविर के बाद से एक साप्ताहिक गोष्ठी की बात हो रही है जो ऑनलाइन चलेगी। यहाँ पे ऑफलाइन कुछ कर पाएँ तो वो एक अलग होगा, लेकिन ऑनलाइन एक गोष्ठी चलेगी जिसकी जिम्मेदारी टीम ने एक लिया है, जिसमें बंदन भाई रहेंगे, मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर आ सकूँ तो आऊँगा, मदारा जी रहेंगे उसमें, महेश भाई रहेंगे, सुनील भैया रहेंगे, तो कम से कम 4-5 लोग तो निश्चित रूप से रहेंगे उसमें। अगर सब लोग और जितना
जुड़ पाएंगे ऑनलाइन उसमें, तो सबके बातों से, सबके प्रश्न से, सबके साथ चर्चा करके एक वातावरण अपने लिए सप्ताह में कम से कम 1-1.5 घंटे का वातावरण तो हम बना ही सकते हैं। तो वो साप्ताहिक गोष्ठी में भाग लें, चर्चा करें और विषय वस्तु पे कुछ प्रश्न पूछें या विषय वस्तु को प्रेजेंट किया जाए, इस तरह का एक योजना बन रही है। तो ये निरंतरता को बनाए रखने के लिए कुछ सुझाव है मेरे तरफ से, अगर आपको ठीक लगे तो इसको ले सकते हैं। तो पूरी बात तो इतनी है, पूरी बात को मैं ख़त्म करूं उससे पहले मुझे लगता है कि बीच बीच में भी मैं इसको कहते रहा हूं, लेकिन लास्ट में एक बार मुझे लगता है कि एक बार कह देना ठीक रहता है कि ये पूरी जो बात है इसमें मेरा कुछ था नहीं, इसलिए जिनका था कम से कम उनके प्रति कृतज्ञता तो बनती है। तो मैं इसको जब देखने जाता हूँ इस कृतज्ञता को, तो मुझे शुरू होता है पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता से, क्योंकि मेरा आप सबका होना है, तो इस अस्तित्व के होने के आधार पे, अस्तित्व है इसलिए हम लोग हैं, इसलिए कृतज्ञता पूरे अस्तित्व के प्रति बनती है। इस अस्तित्व में मानव का होना हुआ, मानव ने ज्ञान के विषय में सोचा, जिन लोगों ने शुरू किया होगा उसको, कैसे उनका ध्यान गया होगा, कैसे सोचे होंगे कि मानव को ज्ञान के लिए प्रयास करना है, उसको जब मैं सोचता हूँ तो उनके प्रति कृतज्ञता आती है कि मतलब जंगल में रह रहा मानव जो है ज्ञान के लिए सोचना शुरू किया, तो वो सारे मानवों के प्रति कृतज्ञता जिन्होंने अलग अलग तरह की परंपराएं बनाई। खाने को जो हमको उपलब्ध है आज को, कपड़े के रूप में उपलब्ध है, जो पढ़ने लिखने के रूप में उपलब्ध है, जिस तरह से भी उपलब्ध है, वो सबने बहुत सारा प्रयास किया, इसलिए उन सब लोगों के प्रति कृतज्ञता। उसमें ज्ञान की परंपरा बन पाए, इसके लिए ज्ञान के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया उनके प्रति विशेष एक कृतज्ञता आती है। यह ज्ञान की परंपरा बनी रहे इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने उसको लगाया, तो वो ये कृतज्ञता मुझे उन सब के प्रति आती है। ये परंपरा बनी रही उस आधार पे बाबा जी ने इस पूरी बात को अपने में अनुभव किया और उसको जिस तरह से आज के पीढ़ी के लिए, आज के हम लोगों के जनरेशन के लिए रखा है, इसलिए बाबा जी के प्रति कृतज्ञता। बाबा जी ने भी जिस तरह से समझा और जिस तरह से रखा वो कठिन था, मेरे जैसे आदमी को समझना वो कठिन था, तो उसको आसान बनाने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया, उसमें मुझे बार बार यशपाल सत्या जी का नाम ध्यान आता है। टीम बहुत बड़ी है, मैं सबका नाम नहीं अभी लूँगा, लेकिन कम से कम मुझे वो यशपाल सत्या जी के प्रति कृतज्ञता आती है कि उन्होंने जीवन विद्या शिविर का जो स्वरूप बनाया और जो दिया और उसको हम लोगों जैसे लोगों को समझने के लिए आसान बनाया, तो उनके प्रति कृतज्ञता। मैंने जो इस पूरी बात को समझा है उसको मैं देखने जाता हूँ तो गणेश जी और भानु सर, दो लोग मुख्य रूप से, और उसके साथ फिर श्याम भी, अभिषेक भी, अर्चना दीदी, और फिर कई सारे नाम उसमें जुड़ेंगे जिन लोगों के मतलब मुझे लगता है कि मैंने कुछ लिया नहीं है, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दे दिया है, ऐसा ही उपकार जैसा वो लगता है। तो वो सब लोगों के सानिध्य में रहते हुए जितना मुझे मिल गया है, मैं उतने का अधिकारी नहीं था, मुझे ऐसा हमेशा ही लगता है। तो वो सबके प्रति कृतज्ञता। भानु सर और निशा दीदी के साथ जिस तरह से मैं रहा हूँ, मतलब कई रूप में भानु सर निशा दीदी के साथ मेरा रहना हुआ है, एक गुरु के रूप में, एक पिता के रूप में भी कई बार, एक भाई के रूप में भी, एक मित्र के रूप में भी, हर रूप में मैंने उनके साथ अपने जीवन को जिया है, क्योंकि कई सारा काम हम लोगों ने साथ में किया, वर्कशॉप लेने के काम को साथ में किया, समझने के साथ के कई बार काम साथ में भी किया, और कई बार उनसे मैंने समझा। तो वो कई रूपों में उनके साथ इस बात को समझने में उनका जितना सहयोग मिला है, तो ये सबके प्रति कृतज्ञता। उसके साथ मेरे माता पिता या मेरे जो पूरे पूर्वज हैं जिनके साथ मैं इस पूरी शरीर परंपरा में हूँ, तो ये माता पिता और पूर्वज जो मुझे इस रूप में शरीर के साथ ले आए, उनके प्रति कृतज्ञता। और उनका जो दिया हुआ संस्कार था, शायद मैं इसलिए ही ये बात मुझे महत्वपूर्ण लगी, अन्यथा बहुत लोग सुनते हैं, मैं देखता हूँ कि उनको अपील नहीं करती है मुझे की, तो मुझे लगता है कि वो माता पिता का संस्कार था जो मुझे इस बात से कनेक्ट किया, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता। परिवार के जितने मेरे भैया भाभी या छोटे भाई बहन या भतीजे हैं, वो सबके प्रति कृतज्ञता। विशेष रूप से अपने श्रीमती जी के प्रति कृतज्ञता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे स्वीकारा और इस काम को करने में सपोर्ट सहयोग किया,
मतलब किसी भी लड़की के लिए मुझे लगता है कि वो बहुत कठिन डिसीजन था, कम से कम उस संस्कार की लड़की के लिए तो था ही, जो मेरे से बहुत अलग जगह से शुरू कर रहा है। फिर भी उन्होंने मतलब जिस तरह से सपोर्ट किया, तो उनके प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता। दोनों जो मेरे बच्चे हैं वो भी मतलब कई बार मैं दूर रहा इनसे इस काम के लिए, लेकिन हमेशा उनकी अनुमति के साथ ही रहा। जब प्रज्ञा छोटी थी तो उनसे अनुमति लेके भी जाता था, मैं बिना उनसे अनुमति लिए नहीं जाता था, तो हमेशा इस काम के लिए मुझे वो फ्री करती थी। वेद अभी छोटे हैं, बहुत उस बात को नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये सबके प्रति कृतज्ञता। ये पूरा शिविर यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे। सुनील भैया तो बहुत सामने दिखते हैं, लेकिन कई सारे लोग, संध्या भाभी, सुनील भैया एकदम, संध्या भाभी फिर भी थोड़ा पीछे रहती हैं, सुनील भैया ज़्यादा आगे हैं तो दिखते हैं। संध्या भाभी और पूरी जो टीम है, ये जो बिल्डिंग है जिन्होंने उसको उपलब्ध कराया, या जो पूरी टीम जिस तरह से लगी हुई है, बडाडा जी, महेश भैया हैं और सेठिया जी हैं, कई लोग देख रहा हूँ मैं अलग अलग ढंग से उसको सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोग कर रहे हैं इसलिए ये वर्कशॉप चल पा रही है, तो वो सबके प्रति कृतज्ञता। और ये बात मैं यहाँ से खड़े होकर इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि आप सुन रहे हैं। अगर आप नहीं सुन रहे होते तो मैं किससे कहता। इसलिए ये वर्कशॉप चल पाया तो इसीलिए क्योंकि आप सुन पाए, इसलिए आप सबके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करता हुआ मैं पूरी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं इस बात को कर पाया, इसमें मेरा बहुत कुछ नहीं था, सबका दिया हुआ था, मैं उसको ही आप तक पहुँचाने का प्रयास किया हूँ। इसलिए अगर मेरे इस अभिव्यक्ति में कोई कमी या चूक लगती है तो उसको आप बिल्कुल मुझे सहज ढंग से बता सकते हैं, मैं उसको अन्यथा नहीं लेता हूँ, हमेशा ही कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। तो इतनी बात के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। सभी को नमस्कार, प्रणाम।